गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम क्लास 8 का साइंस का एक सैम्पल पेपर सॉल्व करने वाले हैं सेशन एंड एग्जामिनेशन के लिए, केंद्रीय स्टूडेंट्स के लिए है। आपको पता है आपका टाइम 2 आवर्स 30 मिनट्स का है, ठीक है, एंड 60 मार्क्स का पेपर है। ये क्लास 8 के लिए है। स्टार्ट करते हैं। आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस गिवन हैं। बेसिकली यहाँ पे 5 सेक्शंस होने वाले हैं। सेक्शन ए पे मूव होते हैं जो कि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैटर इज़ मेड अप ऑफ। मैटर किस चीज़ से बना होता है? ऑप्शंस देखते हैं। कंटीन्यूअस पार्टिकल, बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। एटम्स ओनली, एटम से ही बना होता है। लार्ज पार्टिकल से बना होता है या वेरी थिन पार्टिकल से। हमने पढ़ा है मैटर किस चीज़ से बना होता है। आपके मैटर जो होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से बने होते हैं। मैटर जो होते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से बने होते हैं, ठीक है। और ये पार्टिकल्स सिर्फ और सिर्फ एटम नहीं होते, इनके अंदर बहुत से पार्टिकल्स आते हैं। वो एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, मिक्सचर्स भी होते हैं, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, मतलब सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं। तो उसकी जगह पे आपका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल भी आता है, तो ये भी करेक्ट होगा। तो आप पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा कि मैटर किस चीज़ से बने होते हैं? वेरी टाइनी पार्टिकल से बने होते। तो क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर हो जाएगा डी, वेरी टाइनी पार्टिकल्स। क्वेश्चन 2 पे मूव होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम इंटरमॉलिकुलर स्पेस। इनमें से कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा इंटरमॉलिकुलर स्पेस होता है? इंटरमॉलिकुलर स्पेस मतलब कि जिसके अंदर सबसे ज़्यादा स्पेस है, जिसमें अट्रैक्टिव फोर्स क्या होती है? अच्छा देखो, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा स्पेस होती है उसके अंदर अट्रैक्टिव फोर्स सबसे लो होती है, ठीक है। सो अट्रैक्टिव फोर्स सबसे कम लो होती है, किस में होती है? मतलब इंटरमॉलिकुलर स्पेस सबसे ज़्यादा स्पेस किस पार्टिकल्स में होती है, कौन से स्टेट में होते हैं? सो वो गैसेस में होते हैं। सो ऑप्शन बी गैसेस करेक्ट हो जाएगा। मूव करते हैं क्वेश्चन 3 पे। व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस दैट पार्टिकल। अगर हम किसी पार्टिकल के सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज कर दें तो पार्टिकल क्या करने लगते हैं? स्टॉप मूविंग, वो मूव करना स्टॉप कर देते हैं। तो नहीं, ये तो नहीं होगा। मूव स्लोअर, वो स्लो मूव करते हैं, ये भी नहीं होगा। मूव फास्टर, वो मूव फास्ट करने लगते हैं, मतलब उसके पार्टिकल्स बहुत जल्दी रैपिडली हर जगह पे हर डायरेक्शन में मूव करने लग जाते हैं, बिकॉज उनको हीट प्रोवाइड करी जा रही है, ठीक है। तो आप पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, मूव फास्टर। क्वेश्चन 4 पे मूव होते हैं। क्वेश्चन 4 है, द सब्सटेंस दैट डिजॉल्व्स इन अनदर सब्सटेंस इज कॉल्ड। जो सब्सटेंस जो दूसरे सब्सटेंस के अंदर डिजॉल्व होता है, जहाँ पे भी इन वर्ड आ जाए तो समझ जाओ कोई सॉल्यूट की बात हो रही है। जब सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व होता है, सोल्यूशन बनता है ना, तो आप एक फॉर्मूला याद रखना, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को मिला के एक सोल्यूशन बनता है। वो सोल्यूशन हमारा यूनिफॉर्म मिक्सचर होता है, ठीक है। यूनिफॉर्म मिक्सचर ही सोल्यूशन होता है, नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर मिक्सचर ही रहता है। सो जो सब्सटेंस जो दूसरे सब्सटेंस के अंदर डिजॉल्व होता है उसको क्या कहते हैं? सॉल्यूट। सो ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, सॉल्यूट। मूव करते हैं क्वेश्चन 5 पे। अ सोल्यूशन दैट कैन नॉट डिजॉल्व एनी मोर सॉलिड एट अ गिवन टेम्परेचर। एक सोल्यूशन जो कि और कोई भी सोल्यूशन डिजॉल्व नहीं कर सकता, कैन नॉट डिजॉल्व। तो मतलब कौन सा सोल्यूशन की बात चल रही है यहाँ पे? सैचुरेटेड सोल्यूशन की। सो ऑप्शन देखते हैं। डाइल्यूट सोल्यूशन नहीं होगा, कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन भी नहीं होता, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन में डिजॉल्व हो पाते हैं तो ये भी नहीं हो पाएगा। यहाँ पे सैचुरेटेड सोल्यूशन होगा। सो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, सैचुरेटेड सोल्यूशन। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when the light is incident along the normal on the mirror। तो जब कोई लाइट नॉर्मल के साथ ही अटैच होती है, लाइक अगर ये हमारा मिरर है, ठीक है, लेट मी ड्रॉ फिगर। एक मिरर है, हमने मिरर बनाया है, ठीक है। इसके ऊपर जो नॉर्मल रे है उसको मैंने लाइट पिंक कलर से शो करा है। आई थिंक वो शो नहीं हो पा रहा है, ठीक है। हमारा नॉर्मल है जिसको मैंने डॉटेड से शो करा है। नॉर्मल के साथ ही हमारा इंसिडेंट रे है। तो जब नॉर्मल के साथ ही इंसिडेंट रे होगा, क्योंकि नॉर्मल हमारा परपेंडिकुलर होता है मिरर पर, तो नॉर्मल के साथ जब नॉर्मल के साथ ही जब इंसिडेंट रे हो जाएगा तो वो उसका कोई एंगल तो बन ही नहीं पाएगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। सो इनमें अच्छा हमसे पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। सो यस, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा 0 डिग्री सोल्यूशन 0 डिग्री हो जाएगा, बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस वो एंगल होता है जो कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में होता है। अगर यहाँ पे दिया जाता एंगल जो इंसिडेंस है टू द मिरर, तो जब 90 डिग्री बनता, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? इंसिडेंट रे के बीच में, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, इनके बीच में एंगल जो बनता है उसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस।
तो उनके बीच में तो कोई एंगल ही नहीं बन पाएगा, तो 0 डिग्री आ जाएगा। लेकिन अगर इसकी जगह पर क्वेश्चन पे होता मिरर तक की बात चलती, तो जब आपका 90 डिग्री आता। ठीक है, क्वेश्चन सेट मूव होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट। बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? लिविंग कंपोनेंट्स, जो कि लिविंग थिंग्स होती हैं या लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी आप कह सकते हैं। सो इनमें से कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं? एयर नहीं है, वाटर नहीं है, प्लांट्स हैं, सॉइल भी नहीं है। सो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, प्लांट्स। क्वेश्चन 8 मूव होते हैं। विच प्रोसेस शोज हार्मनी बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। में से कौन सा प्रोसेस हार्मनी शो करता है प्लांट्स एंड एनिमल्स के बीच में? बेसिकली अगर हम ऑप्शंस देखें इसके अंदर, तो हार्मनी, देखो पहले क्वेश्चन समझते हैं। हार्मनी मतलब जिसमें दोनों तरीके से रिलेशंस बन पा रहे हैं प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में मतलब बिटवीन में। अब हम ऑप्शंस पढ़ते हैं। सो ऑप्शन ए जैसे रिस्पायरेशन भी हो सकता है, बिकॉज जैसे कि प्लांट्स हमारे CO2 इनहेल करते हैं, CO2 इनहेल करने के बाद वो ऑक्सीजन एक्सेल करते हैं। वो ऑक्सीजन हमारे ऑर्गेनिजम्स लाइक एनिमल्स, ह्यूमन्स के लिए और बाकी ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। हम O2 इनहेल करते हैं, CO2 एक्सेल करते हैं, वो CO2 प्लांट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो रिस्पायरेशन के प्रोसेस में भी प्लांट एंड एनिमल के बिटवीन हार्मनी मेंटेन रहती है। ऑप्शन भी देखते हैं, फोटोसिंथेसिस में भी रहती है। फोटोसिंथेसिस में कैसे रहती है? जैसे प्लांट्स फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं, वो ग्रीन प्लांट्स बनते हैं और अच्छे से ग्रो करते हैं, वाटर वेपर्स को भी शो करते हैं। हमने पढ़ा ना, स्टोमेटा से वाटर वेपर जाते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू। फोटोसिंथेसिस के थ्रू CO2 भी एक्सेल होता है, उसके बीच में भी हार्मनी बनता है। फूड चेन में नहीं बनता, बिकॉज अच्छा हाँ, फूड चेन नहीं बन पाता आपका हार्मनी अगर हम देखें। सो जैसे प्लांट्स प्रोड्यूसर्स के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, सो अगर प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों, अच्छा हार्मनी की बात चल रही है ना, तो प्लांट एनिमल्स तो मदद करते, तो ऑप्शन सी तो गलत हो जाएगा, वेदरिंग में भी नहीं हो पाएगा। सो अगर हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन ए एंड बी बोथ आर करेक्ट, बिकॉज रिस्पायरेशन फोटोसिंथेसिस में दोनों में आपका काम चल पाता है। तो ठीक है, यहाँ पे आप दोनों ही ऑप्शंस कर देना। अगर इसमें आता है बोथ ए भी तो जब और अच्छा रहेगा, वरना आप दोनों में रिस्पायरेशन फोटोसिंथेसिस करना, बिकॉज दोनों ही आपके हार्मनी शो करते हैं। मूव करते हैं क्वेश्चन 9 पे। क्वेश्चन 9 है, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस। जो अर्थ होता है अपने ही ओन एक्सिस पे मूव कर रहा है, उसे क्या कहते हैं? अपने ही ओन एक्सिस पे कोई मूव करता है तो उसे क्या कहते हैं? रोटेशन कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, रोटेशन। ठीक है, क्वेश्चन 10 है, दिवाली फॉल्स ऑन द न्यू मून मंथ ऑफ द। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको तैयारी करके रखना आप। ठीक है, मेन इसके अंदर दिवाली पूछा जाएगा या ईद उल फितर, कौन सा कैलेंडर है ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो दिवाली कौन से न्यू मून के मंथ पे पड़ती है? कार्तिक के मून पे पड़ती है। सो ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। वैसे मोस्ट ऑफ द चांसेस इसके नहीं हैं, बट अगर हो जाए तो आपको अपने परसेंटेज मतलब मार्क्स अच्छे लाने हैं। सो आप इसकी तैयारी कर लेना। वैसे वो तो चांसेस के नहीं आते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन 11 पे मूव होते हैं। एवरेज टेम्परेचर ऑफ वीनस इन डिग्री सेल्सियस। जो एवरेज टेम्परेचर होता है वीनस का, तो होता है आपका, ये आपके आउट ऑफ सिलेबस है बट जनरल क्वेश्चन आ सकता है। तो 450 डिग्री सेल्सियस आपका एवरेज टेम्परेचर होता है। अब हम यहाँ पे सेक्शन 20 क्वेश्चन आएंगे। इसे क्वेश्चन 12 देखते हैं। कंपाउंड्स हैव फिक्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। कंपाउंड्स में फिक्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। रीज़न दे रखा है, कंपाउंड्स आर फाउंड बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स इन फिक्स्ड रेशियो। देखो रीज़न आपका ट्रू है, ठीक है, रीज़न आपका ट्रू है। अगर हम एसर्शन देखें, सो अगर हम रीज़न देखें तो रीज़न ट्रू है, एसर्शन भी ट्रू है, बिकॉज कंपाउंड्स जो होते हैं उनके पास फिक्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। और रीज़न भी यही है, बिकॉज वो केमिकल कॉम्बिनेशन से फॉर्म होते हैं बिकॉज ऑफ एलिमेंट्स इन फिक्स्ड रेशियो। सो इसमें आपका ऑप्शन ए आएगा, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इट। तो उसके अंदर आप ए को मार्क कर देंगे। 13 देखते हैं। कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस, उनकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं और मिरर्स के भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है याद करना। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन भी आ सकता है सॉल्वेंट और सोल्यूट का, तो उनकी प्रैक्टिस कर लेना। एसोसिएशन देखते हैं 13 क्वेश्चन का। सो कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड एज रियर व्यू मिरर्स। कॉन्वेक्स मिरर को हम रियर व्यू मिरर्स में यूज़ करते हैं। येस, इट इज़ ट्रू। कॉन्वेक्स मिरर प्रोवाइड अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। तो ये भी ट्रू है, बिकॉज कॉन्वेक्स मिरर का जो रिफ्लेक्शन पार्ट होता है वो कुछ इस टाइप में होता है। ये इसका मिरर पोर्शन हो गया, इसका रिफ्लेक्टिंग पोर्शन हो गया। अगर यहाँ पे लाइट आती है तो वो बाउंस बैक होती है, पूरा वाइडर व्यू दिखाती है पूरे मिरर के सरफेस पर। तो ये पूरा करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। इस पर भी आपका ऑप्शन ए आ जाएगा, बिकॉज दोनों ही ट्रू हैं। 14 पे मूव होते हैं। 14 है,
प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर, प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों डिपेंड हैं, ये ऐसे भी ट्रू है। प्लांट्स प्रोवाइड ऑक्सीजन एंड फूड्स टू एनिमल, प्लांट प्रोवाइड करते हैं ऑक्सीजन भी एंड फूड टू एनिमल्स। सो दोनों ट्रू हैं। बट अगर हम एक चीज़ देखें जैसे कि यहाँ पे प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर, तो एनिमल का भी कुछ पोर्शन दिखाना था, वैसे इसकी करेक्ट एक्सप्रेशन नहीं है, बिकॉज यहाँ पे प्लांट्स एंड एनिमल्स के बीच में हार्मनी शो करनी है। सो यहाँ पे ट्रू है, ये भी ट्रू है, बट ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। यहाँ पे बी ऑप्शन आ जाएगा। सेक्शन बी पे मूव होते हैं। सेक्शन बी है हमारा 15th क्वेश्चन है, डिफाइन मेनिस्कस, ड्रॉ टू शो हाउ कैन वी रीड द मेनिस्कस इन मेजरिंग सिलेंडर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेनिस्कस क्या होता है? एक कर्व्ड शेप का वाटर पर आता है आपके, जब आप देखते हो, अभी मैं आपको दिखाऊंगी कैसे होता है। मेनिस्कस बेसिकली आपका, आप लिखेंगे, मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ एक बार। इस टाइप में लिख सकते हैं, आप लिखेंगे द कर्व्ड पार्ट ऑन द वाटर सरफेस। जो कर्व पोर्शन आता है एक वाटर के टॉप सरफेस पे, आप यहाँ पे टॉप सरफेस मेंशन करना, वैसे ऑन द टॉप सरफेस ऑफ द वाटर के टॉप सरफेस पे जो कर्व्ड पोर्शन आता है, कर्व्ड पार्ट होता है, उसको मेनिस्कस कहते हैं। ठीक है, आप साथ लिख सकते हैं, इट हेल्प्स अस टू मेजर द हाइट ऑफ द वाटर फ्रॉम द टॉप लेवल। ठीक है, अब मैं आपको एक पिक्चर दिखा रही थी, उसके थ्रू आपको समझ में आया, बिकॉज हमें ड्रॉ भी करना है। एंड ऐसे ही क्वेश्चन ड्राइंग के बहुत होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए डायग्राम्स की इंपॉर्टेंट अच्छे से रखना अपने माइंड में। अब इसका हम एक डायग्राम देखते हैं। तो क्या है, मैं आपको डायग्राम दिखा रही हूँ, ये बेसिकली मेनिस्कस पे फोकस करेंगे, जो बाकी चीज़ें रखी है इस पर फोकस नहीं करना है आपको। सो मेनिस्कस मैं आपको यहाँ पे ये शो करना चाह रही थी, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यस, ये टॉप मोस्ट आपको एक कर्व पार्ट दिख रहा है ना, देखो ये हमारा वाटर है, इस पर हमें फोकस नहीं करना। यहाँ पे वाटर का भी दिखा रहा है, एक मर्क्यूरी का भी दिखा रखा है। जो टॉप मोस्ट सरफेस होता है ना वाटर का, ये वाला जिसमें मैं आपको पेन से शो कर रही हूँ, इसे मेनिस्कस कहते हैं। जो कर्व्ड पोर्शन आता है ऑन द टॉप सरफेस, इसे मेनिस्कस करते हैं। इसको आप शो कर देना यहाँ पे लिख के, मेनिस्कस ऑफ वाटर, मेनिस्कस ऑफ वाटर, एंड यहाँ पे आप शो कर देंगे मेनिस्कस ऑफ मर्क्यूरी। ठीक है, सो कुछ टाइप में आपको ये देखना था, आपको बाकी चीज़ें नहीं देखनी है, आपको मैं मेन पार्ट ये शो करना चाह रही थी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा है 16, इफ़ यू वॉक टूवर्ड्स द लार्ज कॉन्वेक्स मिरर, अगर आप किसी लार्ज कॉन्वेक्स मिरर के पास जाओगे, मतलब टूवर्ड्स जाने का मतलब है क्लोज जाओगे, सो व्हाट विल यू ऑब्जर्व अबाउट योर इमेज। हमने पढ़ा था कॉन्वेक्स मिरर हमेशा क्या फोकस करता है, तो आप लिखेंगे कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज शो, बस ये लाइन लिख देना आप, कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज शोज इरेक्ट, हमें इरेक्ट इमेज दिखती है जब सीधी, एंड डिमिनिश्ड इमेज when we go towards it, ठीक है, यहाँ पे लाइन लिख देंगे, कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज शोज, कॉन्वेक्स मिरर में क्या शो करता है, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज दिखाता है जब भी उसके पास जाएंगे, ये आप लिख सकते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्लोज्ड नियर इट। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, यू आर बॉर्न ऑन द 6th May ऑफ अ फुल मून डे, डज योर बर्थडे फॉल्स ऑन द फुल मून डे एवरी ईयर। अगर आप 6th May में बॉर्न हुए हो, जिस टाइम फुल मून डे होता है, तो क्या आपका बर्थडे हमेशा फुल मून डे पर होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज हमारे लूनर सोलर कैलेंडर्स होते हैं, जो लूनर कैलेंडर्स होते हैं वो सोलर कैलेंडर से मिक्स नहीं होते, मतलब सेट नहीं हो पाते, तो उस वजह से आपका बर्थडे हमेशा फुल मून डे पे नहीं अकर होगा। तो इस लाइन को हम लिख देंगे, मैं आपको उसका आंसर दिखा देती हूँ। यहाँ पे आप आंसर लिख देंगे, just a minute, yes, so no, it is not necessary to always occur on the full moon day, कि ये नेसेसरी नहीं होगा, हमेशा ज़रूरी नहीं है कि जो बर्थडे है वो हमेशा फुल मून डे पर आए। वाई? बिकॉज जो लूनर एंड सोलर कैलेंडर्स हैं वो करेक्टली मैच नहीं होते, बिल्कुल सेम टू सेम नहीं होते। जैसे कि फेजेस ऑफ मून, कि जो फेजेस ऑफ मून टोटल 29.5 डेज़ का होता है, और फेज ऑफ मून बेसिकली लूनर कैलेंडर पे बेस्ड होता है, बिकॉज लूनर कैलेंडर आपके फेज ऑफ मून पे बेस्ड होता है। अभी जो फेज ऑफ मून मतलब जो लूनर कैलेंडर है, जिसका एक मंथ 29.5 डेज होता है, ये करेक्टली मैच नहीं होता आपके सोलर कैलेंडर से, बिकॉज सोलर कैलेंडर का जो पूरा एक महीना होता है वो 30 या 31 डेज़ का होता है। सोलर कैलेंडर क्या होता है? जो कि आपके रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, एंड जो आपके एक्टिव सीजन आते रहते हैं उनके बेस पर होता है सोलर कैलेंडर। सोलर कैलेंडर हमारे
इंडिया में भी यूज़ होता है। सोलर कैलेंडर के अंदर एग्जाम्पल आप जी जॉइनिंग करना दे सकते हैं। मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता रही हूँ, अगर क्वेश्चन बन जाए तो आपको उसमें आंसर कर सकते हैं। ठीक है, मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमने एक्सप्लेन भी कर दिया था इसको। तो यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन 18 है हमारा, डिफाइन अ फूड वेब। हमें फूड वेब को डिफाइन करना है और एक फूड वेब बना के भी दिखाना है। साथ में एक और में क्वेश्चन है डिफाइन फूड चेन, एंड हमें फूड चेन भी 4 स्टेप्स से बना के दिखाना है। सो मैं आपको हर एक लाइन में पहले इनको डिफाइन करके दिखा देती हूँ, फिर हम इसका एक डायग्राम देख लेंगे। आप लिखेंगे जैसे कि फूड चेन हमारे एक लीनियर चेन होता है, मतलब एक सिंपल चेन होती है। इसके अंदर हमें दिखाता है एक चेन, एक प्रोसेस होता है कि कौन किसको खाएगा। फूड वेब हमारे कॉम्प्लेक्स चेन होता है, मतलब उसके अंदर सब कुछ चीज़ें मिलकर होती है। जैसे एक ऑर्गेनिज्म मतलब उसको कई लोग मिलकर खा सकते हैं। ठीक है, जो शो करता है कि हर एक ऑर्गेनिज्म कैसे इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से बाय शोइंग हु ईट्स टू हूम। अब उसका एक डायग्राम देख लेते हैं, फिर सेक्शन सी से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम एक फूड चेन देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक आप लीनियर चेन देख पा रहे हो, एक एनर्जी का प्रोसेस चल रहा है। स्टार्ट होता है हमारा प्रोड्यूसर से, ग्रास। ठीक है, अब ग्रास को कौन खाएगा? ग्रास हॉपर, जो एक प्राइमरी कंज्यूमर है, मतलब एक तरीके से हार्बीवोरस आप कह सकते हैं। हार्बीवोरस जो ग्रास हॉपर है, अब ग्रास हॉपर को बर्ड खाएगी, या इसकी जगह पर आप लिख सकते हैं ग्रास हॉपर को फ्रॉग खा सकते हैं। इसकी जगह पर आप फ्रॉग भी लिख सकते हैं। फ्रॉग से फिर स्नेक। फ्रॉग को कौन खाएगा? स्नेक खाएगा, जो कि टर्शियरी कंज्यूमर है। हमने पढ़ा ना, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर। स्नेक को आउल या वल्चर खा सकता है, वल्चर। ठीक है, फिर वल्चर आउल को मशरूम, जो कि जब ये मर जाएंगे तो उनके डेड डिकिंग मैटर पे कौन डिकम्पोज करेगा? मशरूम, जो कि डिकम्पोज के नाम से जाना जाता है। तो हमारे फूड चेन हुआ। अब हम फूड वेब को देखते हैं। वेयर इज, ये हमारा एक फूड वेब है जिसके अंदर आप देख सकते हैं ग्रासेस हैं। अब ग्रासेस को देखो कौन कौन खा रहा है। माउस भी खा सकता है, रैबिट भी, ग्रास हॉपर भी। अब ग्रास हॉपर को फ्रॉग भी, बर्ड भी खा सकता है इसकी जगह। ठीक है, अब फ्रॉग को स्नेक, आउल खा सकता है। स्नेक को आपका वल्चर या हॉक खा सकता है। अब माउस, माउस को आउल भी खा सकता है, आपका वल्चर भी खा सकता है, फॉक्स भी खा सकता है। अब रैबिट, रैबिट को वल्चर एंड फॉक्स। तो आप देख सकते हैं हर एक ऑर्गेनिज्म को, एक ही ऑर्गेनिज्म को कितने लोग मिलकर खा सकते हैं। ये फूड वेब होता है। ठीक है, मूव करते हैं सेक्शन सी पे। सो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19 पर। यस, ड्रॉ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग स्पेस बिटवीन देम इन द फॉलोइंग थिंग्स: वाटर, मीथेन गैस एंड वुड। ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है आपका। तो ये पार्टिकल्स ऑफ मैटर को शो करना है। जैसे वाटर में अगर हम देखें, ये वाटर का है जो कि हमारा लिक्विड है। ठीक है, ये हमारा मेथेन गैस का हो जाएगा जो कि गैसियस है। हमारा वुड का हो जाएगा जो कि सॉलिड है। ठीक है, सो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे मैंने आपको बाकी सैम्पल रिपर्स करवाए थे PT2 के भी, तो उसमें क्वेश्चन आए थे। ठीक है, सो मेथेन गैस हो गया ये, सो गैसियस स्टेट हो गया। ठीक है, सो वाटर में पार्टिकल्स कैसे होते हैं? वाटर में पार्टिकल्स कैसे होते हैं? थोड़ा मॉडरेट में, कि इतना भी सॉलिड इतना चिपके नहीं रहते हैं। गैसेस में तो बहुत ही फार होते हैं। ठीक है, एंड इफ आई टॉक अबाउट वर्ड्स, सो उसके अंदर पूरा आपका थोड़े बहुत स्पेसेस रहते हैं, वरना पूरा टाइटली पैक्ड क्लोज रहता है। इस वजह से इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेट या ऑसिलेशन ही कर पाते, इसको हम टू एंड फ्रो मोशन भी कहते हैं। सो हमारा सॉलिड हो गया, तो कुछ इस टाइप में आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। मूव करते क्वेश्चन 20 पे। वाटर, ये भी वाला क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में ही गिवन है वैसे। ठीक है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही होते हैं। सो वाटर द कंपाउंड हैज़ डिफरेंट प्रॉपर्टीज कंपेयर टू द एलिमेंट्स ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन फ्रॉम विच इट इज फॉर्म। जस्टिफाई आंसर। तो हमने पढ़ा था कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कि कंपाउंड जो फॉर्म होता है वो अपने एलिमेंट से बहुत डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है। जैसे वाटर हमारा कंपाउंड है, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O होता है। ये किस चीज़ से बना हुआ है वाटर हमारा? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, 2 मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन के इसके अंदर, एंड 1 मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का। ठीक है, 1 मॉलिक्यूल है ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना हुआ है। अब जो हाइड्रोजन है, अगर हम हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज़ देखें, हाइड्रोजन एलिमेंट है, ऑक्सीजन भी एलिमेंट है। हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज़ देखें, तो हाइड्रोजन हमारा एक फ्यूल है, फ्यूल के तरीके से वर्क करता है। ऑक्सीजन हमारा कंबस्शन में हेल्प करता है। ठीक है, बट अगर जब दोनों केमिकल रिएक्शन से फॉर्म करते हैं तो वाटर फॉर्म करते हैं। एंड वाटर हमारा फायर मतलब कंबस्शन को एक्सटिंग्विश करने में, मतलब कम करने में हेल्प करता है। तो उसकी 2 डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हो गई ना, तो इस वजह से हुई, बिकॉज हम यहाँ पे फिर लिखेंगे एंड लास्ट में एंड में, बिकॉज इन कंपाउंड्स इट शोज डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम इट्स बोथ ऑफ एलिमेंट्स।
अब इसको लिखना कैसे वो मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे आप इसका आंसर कुछ इस टाइप में लिखेंगे। यस, सो एज वी नो दैट, हमें जैसे पता है कि वाटर एक कंपाउंड है जो कि केमिकली बॉन्डेड है, केमिकली क्रिएटेड है थ्रू इट्स एलिमेंट्स जो कि हैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, लेकिन ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करता है। वाई? बिकॉज जो हाइड्रोजन है वो फ्यूल है एंड ऑक्सीजन हेल्प करता है कंबशन में। बट व्हेन दीज टू आर केमिकली बॉन्डेड, जब दोनों केमिकली बॉन्ड होते, केमिकली क्रिएट होते, दोनों केमिकली मिलते हैं, ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करते हैं, क्योंकि वाटर हेल्प करता है फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए। वाई? बिकॉज कंपाउंड्स हमेशा डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करते हैं फ्रॉम देयर एलिमेंट्स। सो इसका एक प्रॉपर आंसर है विद द जस्टिफिकेशन, या आप इसे एक्सप्लेनेशन भी कह सकते हैं। सो क्वेश्चन 20 का आंसर हो जाता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21 पे। क्वेश्चन 21 है, What are spherical mirrors? Spherical mirrors क्या होते हैं? Draw them and write one law of reflection. Spherical mirrors क्या होते हैं? So आप लिखेंगे the mirrors, वो mirrors which have reflecting surface, जिनका reflecting surface जो होता है वो spherical shape का होता है, which has a reflecting surface as in spherical shape, spherical shape में होता है, is called, shape is called, उसे कहते हैं हम स्पेरिकल मिरर। आप चाहो तो उसको फर्दर डिस्क्राइब कर सकते हैं कि इसके 2 टाइप्स होते हैं, बट आई थिंक क्वेश्चन है 2 मार्क्स का, तो इतना ही सही है, स्पेरिकल मिरर्स। उसके बाद हमसे पूछा गया है, हमें 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इतना सही रहेगा, ड्रॉ देम, स्पेरिकल मिरर को ड्रॉ करना है एंड राइट वन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सो स्पेरिकल मिरर्स, जैसे कि मैं आपको एक इमेज दिखा दूंगी, अब हम पहले एक लॉ लिख लेते हैं। सो वन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आप लिखेंगे, वन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लिख देंगे आप, एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है इसको ब्रैकेट में आप एंगल आई के थ्रू शो कर सकते हैं, इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। और ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपसे ज़रूर पूछेगा, तो इसकी तैयारी कर लेना, वैसे सिंपल हैं, आपको ही समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन रहता है। अब हम एक बार इमेज देख लेते हैं स्पेरिकल मिरर की, इसके अंदर आपको कॉनकेव मिरर भी शो करने हैं, बिकॉज इसमें ड्रॉ देम बोला गया है। 1 मार्क्स आपका डेफिनेशन में स्पेरिकल मिरर, 1 मार्क्स लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में, और 1 आपका डायग्राम में जाएगा। ठीक है, सो एक बार हम स्पेरिकल मिरर का डायग्राम देख लेते हैं। सो यहाँ पे आपका स्पेरिकल मिरर का डायग्राम हो चुका है ये। ठीक है, इसके अंदर ऐसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप पहले एक सर्कल बनाएंगे, इसके अंदर आप शो करेंगे कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर का यहाँ पे जो ब्लैक कलर का आउटलाइन दे रखा है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ध्यान रखना। ठीक है, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जब यहाँ पे लाइट जाएगी तो कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, वाइडर व्यू देता है, बिकॉज उसकी लाइट ये डाइवर्ज कर देता है, इस वजह से हम कन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। बात करते हैं कॉन्वेक्टिव लेंस की, तो यहाँ पे इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। जब यहाँ पे लाइट आती है सो ये रिफ्लेक्ट करता है कुछ इस टाइप पे। ठीक है, ये तरह बच वाइडर व्यू तो नहीं दे पाता है, बट जैसे ऑब्जेक्ट पास में आएगा उसे एनलार्ज कर देता है। सो वाइडर एनलार्ज में फ़र्क है, इस वजह से हम कॉनकेव मिरर को, बिकॉज ये लाइट को कन्वर्ज कर देता है एक टाइम पर, सो उसको हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। ये हमारा डायग्राम हो चुका है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 22, विच लेंस इज कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस। मैंने आपको अभी बताया था कन्वर्जिंग लेंस। अच्छा, हमने मिरर की बात करती है, कन्वर्जिंग लेंस किसे कहते हैं, विच लेंस इज कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस। सो इट इज योर कन्वेक्स लेंस। ड्रॉ कन्वर्जिंग लेंस एंड शो द लाइट रेज पासिंग थ्रू इट। हमें कन्वेक्स लेंस, कन्वर्जिंग लेंस बनाना है। सो कन्वर्जिंग लेंस आप कैसे बनाएंगे मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो, कॉन्वेक्स लेंस कुछ इस टाइप में होता है। ठीक है, इसके ऊपर जब लाइट आएगी, ये लाइट है, ये कन्वर्ज हो जाएगी एक पॉइंट पे कुछ इस टाइप में। ठीक है, एंड इसी को आप लिख देंगे कन्वर्जेंस ऑफ लाइट रेज। तो इसका डायग्राम हो जाता है। इस साथ और में क्वेश्चन इसके अंदर डाइवर्जिंग लेंस पूछा गया है हमसे। सो डाइवर्जिंग लेंस कौन सा होता है हमारा, कॉनकेव लेंस होता है। कॉनकेव लेंस, ड्रॉ डाइवर्जिंग लेंस एंड शो द पासिंग रेज थ्रू इट। सो डाइवर्जिंग लेंस कुछ इस टाइप में होता है आपका।
ये हमारा लेंस हो गया, इस पर लाइट आई पैरेलल बीम्स वाली, ठीक है, और ये रिफ्लेक्ट कर जाती है, मतलब डाइवर्ज कर जाती हैं कुछ इस टाइप में। यहाँ पे आप लिख देंगे डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रेज, ठीक है। तो कुछ टाइप में क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है 23, डिफाइन द टर्म पॉलिनेशन, ड्रॉ एलिस ऑफ फ्लावर एंड लेबल एंदर एंड ओव्यूल्स। तो पहले हम पॉलिनेशन को टर्म कर रहे हैं। तो पॉलिनेशन क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस, आप लिखेंगे इट इज़ द प्रोसेस थ्रू विच pollens are transferred, पॉलन को ट्रांसफ़र करा जाता है फ्रॉम एंदर, जो कि एक आपका मेल पार्ट है, मेल पार्ट लिख देंगे, टू द ओव्यूल, जो कि आपका फीमेल पार्ट है। तो इसे हम पॉलिनेशन कहते हैं। अब हमें एक डायग्राम दिखाना है एंदर एंड ओव्यूल को लेबल करके, सो मैं आपको दिखा देती हूँ डायग्राम। कुछ इस टाइप में हमारे फ्लावर का पार्ट हो जाएगा, जिसके अंदर आप एंदर शो कर देंगे, एंदर होता है, ठीक है, एंड फिलामेंट। एंदर और फिलामेंट दोनों स्टैमेन बनाते हैं, याद रखना। ये स्टिग्मा हो गया हमारा, ये ओवैरी है, ठीक है, ये पूरा फीमेल पार्ट है, ठीक है, ये पेटल हो गया हमारा, एंड सेपल। मेन हमें दिखाते हैं एंदर एंड आपका ओव्यूल, ठीक है। सो एंदर हो गया एंड आपका ओव्यूल यहाँ पे आप शो कर देंगे, ओवैरी के अंदर ही ओव्यूल होता है, ठीक है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट सेक्शन पे, सॉरी, सेक्शन डी है हमारा। ये केस बेस्ड क्वेश्चन है। रीड द फॉलोइंग केस एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज, ईच क्वेश्चन इज ऑफ 1 मार्क। Since ancient times, humans have observed the sun, moon, and stars to measure time. The apparent movement of the sun across the sky help us determine day and night. The earth rotates on its own axis from west to east, causing the sun to appear to move from east to west. The shadow of objects changes its length and direction during the day, which led to the invention of sundials. However, sundials cannot be used at night on cloudy days. अब क्वेश्चन जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, द अपेरेंट मूवमेंट ऑफ द सन अक्रॉस स्काई इज ड्यू टू, जो अपेरेंट मूवमेंट है हमने पढ़ा था अभी यहाँ पे, द अपेरेंट मूवमेंट ऑफ द सन अक्रॉस स्काई हेल्प अस डिटरमाइन डे एंड नाइट। सो ये हमसे पूछा गया है क्यों होता है वैसे। so, यहाँ पे जैसे कि सन एंड स्काई की बात हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पे आप रोटेशन नहीं लिखेंगे बिकॉज द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस की बात चल रही है। सो यहाँ पे आप रोटेशन ऑफ द अर्थ लिखेंगे, क्योंकि देखो सन एंड नाइट कब आता है? जब अर्थ रोटेट करता है, ठीक है। सो यहाँ पे ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, रोटेशन ऑफ द अर्थ। मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सनडायल फेल टू वर्क प्रॉपर्ली, कब करता है सनडायल, कब फेल हो जाता है? मैंने पढ़ा था, अभी भी पढ़ा था, सनडायल कैन नॉट बी यूज्ड एट नाइट और ऑन डे डेज। नाइट पे नहीं कर सकता, क्लाउडी डेज पे। तो यहाँ पे नाइट का टाइम नहीं है, बट यहाँ पे क्लाउडी डेज दे रखा है, तो ऑप्शन सीक्रेट हो जाएगा। अगर इसकी जगह पे नाइट डेज आएगा तो नाइट डेज करेंगे। क्वेश्चन थर्ड है, द डायरेक्शन ऑफ अर्थ रोटेशन। हमने भी देखा था डायरेक्शन ऑफ अर्थ रोटेशन क्या होती है, वेस्ट टू ईस्ट होती है। सो ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट हमारा, वेस्ट टू ईस्ट। क्वेश्चन फोर्थ है, विच नेचुरल फिनोमेन हेल्प अर्ली ह्यूमन अंडरस्टैंड द पासेज ऑफ टाइम। कौन सा नेचुरल फिनोमेन है जो हेल्प करता है अर्ली ह्यूमन्स को टू ट्रैक द टाइम? तो हमने फर्स्ट ही लाइन में देखा था, सिंस एशियन टाइम्स ह्यूमन हैव यूज्ड ऑब्जर्व सन एंड मून एंड स्टार्स टू मेजर टाइम। सो यहाँ पे आप चेंजिंग शेडोज़ कर देंगे, बिकॉज विंड डायरेक्शन तो होता ही नहीं है, रेनफॉल टाइट से भी नहीं होता। सो जब शेडोज़ चेंज होती हैं सन के थ्रू, मतलब जो रोशनी आती है सन से, उसके जब दोपहर में आप देखोगे शेडो कम होने लग जाती है, फिर शाम को अंधेरा होने लग जाता है, तो शेडोज़ के चेंजेस के थ्रू लोगों ने अनुमान लगाना स्टार्ट कर दिया था कि टाइम अब ऐसे ऐसे बीत रहा है। क्वेश्चन 25 है, भी केस बेस्ड क्वेश्चन का ही पार्ट है। द अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्पेयर। अर्थ एक परफेक्ट स्पेयर नहीं होता, इट इज स्लाइटली फ्लैटन एट द पोल एंड बल्जेस ऑफ द इक्वेटर एट द इक्वेटर। दिस शेप इज नोन एज जियोइड। The earth rotates on its own axis, revolves around the sun, which affects day, night and seasons. So question है, the earth is slightly flattened at the poles and bulges at the equator. This shape is called, हमने देखा है क्या शेप होती है, जियोइड शेप होती है, यहाँ पे लिखा है ना।
सो ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जियोइड। सेकेंड है द इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ, जो इमेजिनरी लाइन होती है जो कि पास करती है सेंटर के थ्रू, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन देखते हैं, इक्वेटर, एक्सिस, प्राइम मीडियन, लैटिट्यूड। तो जो एक लाइन पास करती है, जो इमेजिनरी लाइन होती है जो पास करती है थ्रू द सेंटर ऑफ अर्थ, उसे हम कहते हैं इक्वेटर। ठीक है, तो यहाँ पे बिकॉज सेंटर की बात कर रहे हैं तो इक्वेटर आ जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन थर्ड है द विच मूवमेंट ऑफ अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट, कौन सा मूवमेंट अर्थ का डे एंड नाइट कॉज करता है? तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, रोटेशन होता है। सो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, रोटेशन। क्वेश्चन फोर्थ है द इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ, इक्वेटर डिवाइड करता है अर्थ को इनटू ईस्ट एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर, ट्रॉपिकल एंड टेम्परेचर जोन, नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फेयर, हॉट एंड कोल्ड जोन्स। तो नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फेयर में से डिवाइड कर देता है। सो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, नॉर्दर्न एंड हॉरिजॉन्टल हेमिस्फेयर। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सेक्शन पे। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन ई, 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। यहाँ से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस पुटअप होंगे आपके क्वेश्चन पेपर्स में। What new substance is formed when a mixture of iron fillings and sulfur powder is heated? How is it formed? How is it different from the original mixture? Also write the word equation for the reaction. So यहाँ पे पूछा गया है जब आप आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर पाउडर को हीट करोगे सो वो डिफरेंट कैसे होगा अपने ओरिजिनल मिक्सचर से, एंड इसका वर्ड इक्वेशन लिखना है। आप लिखेंगे व्हेन वी हीट, जब हम हीट करेंगे आयरन फिलिंग्स और सल्फर पाउडर को तो वो एक न्यू कंपाउंड फॉर्म करेगा जो कि होगा आयरन सल्फाइड FeS, जिसके पास डिफरेंट प्रॉपर्टीज होंगी बिकॉज ये हमारे फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं हो सकता। अब इसका वर्ड इक्वेशन लिखना था तो आयरन प्लस सल्फर इज इक्वल टू आयरन सल्फाइड। ये रहता है हमारा क्वेश्चन 16, आई थिंक 16 ही होगा। मूव 26 सॉरी, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 27 है डिफाइंड डेंसिटी, राइट द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग डेंसिटी, write its SI unit. An object has a mass of 400 ग्राम and a volume of 40 सेंटीमीटर क्यूब, what its density। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं एक ही क्वेश्चन में। डिफाइन करने पहले डेंसिटी को, डेंसिटी आप लिखेंगे द मास ऑफ अ सब्सटेंस, या प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस सही रहेगा, द मास प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस in a unit volume is called density। ठीक है, its SI unit इसी के साथ लिख देना, its SI unit is किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये आप लिख देना। ठीक है, इसका फॉर्मूला लिख देना साथ में आप, डेंसिटी इज इक्वल टू, डेंसिटी किसकी इक्वल होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। साथ में पूछा गया था हमें डेंसिटी बतानी है तो आप यहाँ पे लिखना, ये हमारा हो जाता है आधा पार्ट। उसके बाद आप लिखना हमें दे रखा है मास उस ऑब्जेक्ट का 400 ग्राम, वॉल्यूम दे रखा है इस ऑब्जेक्ट का, देखो यूनिट्स लगाना भूलना मत वहाँ पे, 400 सेंटीमीटर क्यूब। सो डेंसिटी इक्वल होती है मास अपॉन वॉल्यूम विच इज़ 400 ग्राम अपॉन 40 सेंटीमीटर क्यूब विच इज़ 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। याद आएगा डेंसिटी आपका। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन 27 भी सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन 28 है हमारा, लुक एट दिस फूड चेन। फूड चेन पे हमें ऑब्जर्व करना है ग्रास, ग्रास हॉपर, फ्रॉग एंड स्नेक। कहा गया है अगर फ्रॉग डिसअपियर हो जाए इस इकोसिस्टम से तो क्या पॉपुलेशन, ग्रास हॉपर की पॉपुलेशन और स्नेक की पॉपुलेशन में फ़र्क पड़ेगा और क्यों पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं आपको आंसर लिख के दिखा देती हूँ किस टाइप में आपको इसे लिखना है। देखो पहले समझ लेते हैं, जब फ्रॉग डिसअपियर हो जाएगा तो ग्रास हॉपर इंक्रीज हो जाएंगे, वाई बिकॉज ग्रास हॉपर खाने वाले नहीं रहेंगे। एंड जब फ्रॉग डिसअपियर हो जाएगा तो स्नेक कम हो जाएंगे, वाई बिकॉज स्नेक के जो फूड सोर्स है फ्रॉग वो डिसअपियर हो चुका है तो स्नेक की पॉपुलेशन भी गिरने लग जाएगी। अब इसे लिखना कैसे हम आपको लिख के दिखा देती हूँ। सो आप आंसर में लिख देंगे इफ फ्रॉग डिसअपियर्स, अगर फ्रॉग डिसअपियर जाते हैं इस फूड चेन से तो जो पॉपुलेशन होगी ग्रास हॉपर की वो इंक्रीज हो जाएगी बिकॉज उनकी जो प्रीडेटर है, जो उनका खाने वाला हंटर है फ्रॉग है, वो जा चुका है। और जो पॉपुलेशन है स्नेक की वो डिक्रीज हो जाएगी, वाई बिकॉज उनका जो फूड सोर्स है फ्रॉग है वो डिसअपियर हो चुका है। सो इसके थ्रू हमारा जो फूड चेन उसके अंदर डिस्ट्रप्शंस आ जाएंगे और ये चीज़ इकोसिस्टम पे इम्बैलेंस क्रिएट कर देगी। सो आप लिख देंगे आंसर में। अब इसमें नीचे क्वेश्चन पूछा गया है
जो मैंने आपको एक बार सैम्पल पेपर में भी करवाया था। Why is it not possible to have an ecosystem with only producers and no consumer and decomposer? ये पॉसिबल क्यों नहीं है कि अगर एक इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर ही है, कोई कंज्यूमर डिकम्पोजर नहीं है, तो ये पॉसिबल क्यों नहीं है, तो उसको हमें बताना है। साथ में और एक क्वेश्चन पूछा गया है, ह्यूमन मेड इकोसिस्टम लाइक एग्रीकल्चर फील्ड्स आर नेसेसरी बट दे मस्ट बी मेड सस्टेनेबल, जस्टिफाई द स्टेटमेंट, ट्राई 2 पॉइंट्स इट कैन बी मेड सस्टेनेबल। सो मैं आपको दोनों के ही आंसर दिखा देती हूँ लिख के। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन कर दिया, अब इसका आंसर देख लेते हैं। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हैव एन इकोसिस्टम विद ओनली प्रोड्यूसर्स बिकॉज द कंटिन्यूस साइकिल ऑफ न्यूट्रिएंट इज रिक्वायर्ड फॉर लाइफ। बिकॉज ये कंटिन्यूस साइकिल बन रही है, एक प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर, डिकम्पोजर। अगर डिकम्पोजर कंज्यूमर नहीं रहेंगे तो प्रोड्यूसर ज़्यादा भावी पड़ जाएंगे सिस्टम पे, इस वजह से डिस्ट्रप्शन कॉज हो सकते हैं। सो प्रोड्यूसर जैसे प्लांट और रही है, ये कन्वर्ट करते हैं लाइट एनर्जी को इनटू ऑर्गेनिक मैटर, इसके थ्रू हम खा सकते हैं ह्यूमन से बाकी एनिमल्स। बट दे रिक्वायर न्यूट्रिएंट्स, इस चीज़ के लिए उनको न्यूट्रिएंट्स चाहिए जो कि डिकम्पोजर्स से मिलते हैं। ठीक है, बिकॉज ये न्यूट्रिएंट्स सॉइल के अंदर आते हैं। कंज्यूमर्स ईट प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स प्रोड्यूसर्स को खाते हैं। कंज्यूमर्स ट्रांसफर एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट थ्रू फूड वेब, कंज्यूमर फिर एनर्जी को फूड वेब तक पहुंचाते हैं। जब ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं सो डिकम्पोजर्स जो होते हैं उनको ब्रेक डाउन कर देते हैं और उसके थ्रू एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स सॉइल तक जाते हैं। विदाउट कंज्यूमर डिकम्पोजर जो ऑर्गेनिक मैटर है वो एक्यूमुलेट नहीं हो पाएंगे, अच्छे से डिकम्पोज नहीं हो पाएंगे, उनके न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो अच्छे से रिसाइकल नहीं हो पाएंगे। इस वजह से प्लांट से प्रोड्यूसर्स उनको यूज़ नहीं कर पाएंगे एंड ये हमारा इवेंचुअली डिप्लीशन कॉज कर देगा न्यूट्रिएंट्स का, कॉजिंग इकोसिस्टम कोलैप्स। सो आंसर हो गया आपका इस क्वेश्चन का। एक और भी क्वेश्चन था, उसका आंसर देख लेते हैं। सो इस क्वेश्चन का आंसर इस टाइप में है। आंसर लिखेंगे आप, ह्यूमन मेड इकोसिस्टम से एग्रीकल्चर फील्ड से इनको सस्टेनेबल प्रोडक्शन से ही करना चाहिए क्योंकि ये हमारे फूड प्रोडक्शन और ग्लोबल पॉपुलेशन को सपोर्ट करता है। अब कैसे करते हैं? तो इन्हें सस्टेनेबल बनाने और माइग्रेट करने के लिए नेगेटिव एनवायरमेंट इम्पैक्ट्स को कम करना ज़रूरी है, जैसे कि सॉइल डिग्रेडेशन और वाटर स्कैर्सिटी एंड टू इंश्योर लॉन्ग टर्म फूड सिक्योरिटी। ठीक है, अब 2 पॉइंट्स हम कैसे सस्टेनेबल कर सकते हैं एग्रीकल्चर फील्ड्स को। प्रैक्टिसिंग कंजर्वेशन ऑफ एग्रीकल्चर टेक्निक्स, जैसे मिनिमम टिलेज, क्रॉप प्रोडक्शन ज़्यादा करें आप, जिससे सॉइल इरोशन कम होता है एंड सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज होती है। अगर आप मोनोकल्चर करते हैं, मोनोकल्चर क्या होता है? मोनोकल्चर के अंदर आप वन ही क्रॉप को ग्रो करते हो। वन क्रॉप मतलब वन काइंड का ही काइंड ऑफ प्लांट ये ग्रो होता है मोनोकल्चर में। ठीक है, ये टर्म आपकी एनसीईआरटी में आया, इस वजह से मैंने आपको बताया। ठीक है, आ सकता है 2 मार्क्स से क्वेश्चन में। ठीक है, अब दूसरा आप लिखेंगे इम्प्लीमेंटिंग एफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट। ये पहला था हमारा, ये तो आप दूसरा लिखेंगे कि वाटर मैनेजमेंट को भी ज़रूर से देखना, लाइक वाटर हार्वेस्टिंग करना, मॉडर्न इरिगेशन मेथड्स से उसके थ्रू हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। स्पेशली ड्रॉट प्रोन एरियाज़ में ज़्यादा यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर रहता है, इसके थ्रू आपका एग्रीकल्चर ज़्यादा मेंटेन रहता है। सो इस टाइप में इसका आंसर लिख देंगे। आप हमने और का क्वेश्चन कर लिया एंड इसी के साथ हमारा सैम्पल पेपर सॉल्व हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। सो दैट्स फॉर टुडेज़ वीडियो। इफ़ यू लाइक माय चैनल सो प्लीज सब्सक्राइब टू इट एंड शेयर फॉर मोर अपडेट्स। यहाँ पे हमने एक सैम्पल पेपर सॉल्व करा साइंस का क्लास 8 का। अगर आपको किसी और क्लास का भी सैम्पल पेपर चाहिए या कोई आपको रिविजन नोट्स की सीरीज चाहिए, सो यू कैन कमेंट मी डाउन लेटर। हैव एनी क्वेरी एंड हैव एनी डाउट, यू कैन ऑल्सो कमेंट मी ऑन द सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।